हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग पीट। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास के अंदर? हम पढ़ रहे थे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने क्रॉनिक हाइपरटेंशन पढ़ा था। उसके अलावा हमने गेस्टेशनल हाइपरटेंशन पढ़ा था। प्री एक्लेम्सिया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था कि प्री एक्लेम्सिया को अपन माइल्ड प्री एक्लेम्सिया भी बोलते हैं, सीवियर प्री एक्लेम्सिया भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने एक्लेम्सिया के बारे में भी कुछ जाना था। ठीक है ना, लास्ट क्लास के बारे में हम इन चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्रॉनिक हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसके अंदर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा अगर हम बात करें प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हम जनरल इंट्रोडक्शन जान चुके थे इस सब के बारे में। क्रॉनिक हाइपरटेंशन कब बोला जाता है? अगर कोई फीमेल बिफोर कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी से पहले ही क्या है, हाइपरटेंसिव है। बिफोर प्रेगनेंसी या फिर बोल सकते हैं बिफोर 20 वीक, उसको किसकी कंडीशन है? हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो उसको बोला जाएगा क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अगर कोई फीमेल 20 वीक से पहले यानी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ही क्या है, हाइपरटेंसिव है, उसके अंदर हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, और वो आफ्टर डिलीवरी 12 वीक के बाद तक भी क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हमने बोला था क्रॉनिक हाइपरटेंशन। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी लोबेटालोल। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर किसी फीमेल के अंदर आफ्टर 20 वीक जो है, कब मैंने क्या बोला, आफ्टर 20 वीक बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिले, किससे ज्यादा, 140/90 से ज्यादा, किससे ज्यादा, 140/90 से ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिले। 4 घंटे में 2 बार चेक करेंगे। कितनी बार चेक करेंगे? 2 बार चेक करेंगे। अगर बीपी 140/90 से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर क्या याद रखना है कि 20 वीक के बाद में ही बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलना चाहिए। विद इन 12 वीक आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के डिलीवरी होने के बाद 12 वीक के अंदर नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसको बोला जाता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। आगे बात समझ में। इसके अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को नहीं मिलता है, एंड ऑर्गन फेलियर देखने को नहीं मिलता है। ये सीरियस कंडीशन नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन है। आगे यहां तक बात समझ में। नेक्स्ट हमने जाना था प्री एक्लेम्सिया के बारे में। किसके बारे में जाना था? प्री एक्लेम्सिया के बारे में। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया हमने 2 टाइप का पढ़ा था, माइल्ड और दूसरा पढ़ा सीवियर। नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर कोई पेशेंट है ना, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका अगर बीपी 20 वीक और प्रेगनेंसी के बाद में अगर 140/90 से ज्यादा देखने को मिल रहा है, साथ में उसके प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हमने बोला था प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन। ठीक है ना, क्या देखने को मिलना चाहिए? 20 वीक के बाद में बीपी भी बढ़ा हुआ हो, किससे ज्यादा हो, 140/90 से। 2 बार चेक करेंगे 4 घंटे के अंदर। अगर 140/90 से ऊपर बढ़ा हुआ मिलेगा, दोनों बार कितना, 140/90 से ऊपर मिलना चाहिए। उसके साथ में उसके अंदर प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट होना चाहिए, यूरिन के अंदर प्रोटीन भी क्या होना चाहिए, डिटेक्ट होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे प्री एक्लेम्सिया। 2 टाइप का पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया, माइल्ड और सीवियर। अगर माइल्ड कब बोलेंगे? माइल्ड तब बोलेंगे अगर बीपी जो है 140/90 से 160/110 की रेंज में ही रहे, यानी 160/110 से ऊपर नहीं हो, माइल्ड प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट हो। कैसा प्रोटीन यूरिया हो? माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो, एंड ऑर्गन फेलियर प्रेजेंट नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन को हमने बोला था माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। क्या बोला था? माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। दूसरा हमने पढ़ा था सीवियर प्री एक्लेम्सिया। इसके अंदर क्या होता है कि बीपी जो है 160/110 से ऊपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 160/110 से ऊपर देखने को मिलेगा। उसके अलावा सीवियर प्री एक्लेम्सिया देखने को मिलेगा, और सीवियर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, और सीवियर प्रोटीन यूरिया के साथ में ही
एंड ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिलेगा, तो उसको हमने बोला था सीवियर प्री एक्लेम्सिया। ये हमने बात करी थी किसके बारे में, प्री एक्लेम्सिया के बारे में। एक्लेम्सिया की हमने क्या बात करी थी कि एक्लेम्सिया क्या होता है। एक्लेम्सिया बोला जाता है अगर बीपी जो है 160/110 से ऊपर देखने को मिले, उसके साथ में सीवियर प्रोटीन यूरिया हो, एंड ऑर्गन फेलियर हो और साथ में ही सीजर्स प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एक्लेम्सिया। यहां तक आई बात समझ में। उसके बाद हमने प्री एक्लेम्सिया के बारे में डिटेल से जाना था। अगर किसी पेशेंट के अंदर बीपी 140/90 से ज्यादा देखने को मिल रहा है, साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, एडिमा देखने को मिल रहा है, इंक्रीज बीपी देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हमने प्री एक्लेम्सिया बोला था। प्री एक्लेम्सिया जो होता है उसके हमें प्री से याद रखना है पी आर ई, किससे, पी आर ई, पी फोर प्रोटीन यूरिया, आर फोर रेज्ड बीपी, ई फोर एडिमा। ये कंडीशन अगर हमें देखने को मिल रही है इंक्रीज बीपी के साथ में, तो हमने उसको बोला था प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का अगर हमने कॉज बताया था कि मेन कॉज क्या होता है इसके अंदर, क्या इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि क्या इसकी इटियोलॉजी होती है। उसके अंदर हमने बताया था कि जो है अगर कोई फीमेल पहले से प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री है तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया होने के चांस हो सकते हैं। अगर उसकी फैमिली में किसी को पहले से प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री रही हुई है तो उसको भी हो सकती है, ये होने के चांस है। अगर कोई फीमेल डायबिटिक है तो उसके अंदर भी प्री एक्लेम्सिया होने के चांस है। अगर कोई फीमेल ट्विन प्रेगनेंसी है या मोलर प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर किसके चांस हो सकते हैं, उसके अंदर चांस हो सकते हैं किसके, प्री एक्लेम्सिया के। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर प्री एक्लेम्सिया को टाइम से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो क्या कॉज कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है, हेल्प सिंड्रोम कॉज कर सकता है, HELLP। एच का मतलब हमने पढ़ा था हीमोलाइसिस, EL का मतलब पढ़ा था एलिवेटेड लिवर एंजाइम, और LP का मतलब पढ़ा था कि जो है लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, अगर प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो फर्दर ये कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलेगा। मोस्ट अर्लीस्ट साइन जो प्री एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलता है क्या था, अर्लीस्ट साइन इन प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के अंदर अर्लीस्ट साइन जो देखने को मिलता है वो मिलता है वेट गेन। अगर किसी फीमेल का वेट गेन, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी फीमेल का वेट गेन जो है, याद रखना है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर किसी फीमेल का वेट गेन नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ट्राइमेस्टर वाइज अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब हो सकता है उसको प्री एक्लेम्सिया हो रहा हो। तो आपको उसका क्या करना है, फर्दर टेस्ट करवाने और पता करना है कि उसको प्री एक्लेम्सिया है कि नहीं। याद रखना है वेट गेन जो है अर्लीस्ट साइन होगा प्री एक्लेम्सिया का, इसलिए इसको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्री एक्लेम्सिया जो है इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी फीमेल को प्री एक्लेम्सिया हो सकता है ना। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटीन यूरिया। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो हम पता कर सकते हैं कि इस फीमेल को क्या रेज्ड बीपी है, प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको किसके चांस है, प्री एक्लेम्सिया के चांस है। इसके अलावा इसके अंदर हम सीरम यूरिया टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है 5 से 6 mg/dl, कितना देखने को मिलता है, 5 से 6 mg/dl से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये कंडीशन डिनोट करती है कि पेशेंट को किसकी चांस हो सकते हैं, यूरिक प्री एक्लेम्सिया होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट भी करते हैं। दूसरा कौन सा करते हैं, यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं। यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं, अगर ये 2 से ज्यादा देखने को मिल रहा है, अगर इसकी वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है, 2 से ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये कंफर्म करता है कि फीमेल को क्या हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। आई बात समझ में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस, प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मिथाइल डोपा। क्या होती है, मिथाइल डोपा। क्या होती है, मिथाइल डोपा। क्या होती है, फटाफट बताओ क्या होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, मिथाइल डोपा होती है। क्या होती है, मिथाइल डोपा होती है। सेफेस्ट ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर सेफेस्ट ड्रग होती है। कैसी ड्रग है, सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी। अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी फीमेल को प्री एक्लेम्सिया है तो सबसे सेफेस्ट ड्रग कौन सी होगी, तो उसको बोला जाता है मिथाइल डोपा, सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सबसे सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या,
आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अंदर डाइट कैसी देंगे, प्री एक्लेम्सिया की फीमेल जो है उसके अंदर मिथाइल डोपा तो चली गई, उसके साथ में उसको हम उसके साथ में ही क्या देंगे उसको, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर हम क्या देते हैं फीमेल को, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों देंगे, अभी हमने पढ़ा था कि फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है ना, प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपरली उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट देंगे। कैसी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। सेकंड अगर हम बात करें हाई विटामिन सी, विटामिन सी हाई रखेंगे, या फिर बोल सकते हैं विटामिन सी रिच डाइट देंगे। इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट देंगे, कैल्शियम रिच डाइट देंगे, ठीक है ना, इन चीज का याद रखना है। मिथाइल डोपा देना है, प्री एक्लेम्सिया के अंदर सेफेस्ट ड्रग होती है। उसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट देते हैं 100 ग्राम पर डे। कितनी देंगे, 100 ग्राम पर डे के अराउंड में हम क्या क्या देते हैं, डाइट देते हैं, ठीक है। उसके अलावा विटामिन सी रिच डाइट देंगे, कैल्शियम रिच डाइट देंगे, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो हम एक बार इटियोलॉजी समझ लेते हैं जो हमसे लास्ट क्लास में रह गई थी कि क्यों होता है प्री एक्लेम्सिया, क्या रीजन है कि प्री एक्लेम्सिया या जो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है उसका कारण क्या है। देखो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है ये क्या है, ये देखो ये है यूट्राइन आर्टरी, ये जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है यूट्राइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है स्पाइरल आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है, स्पाइरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, स्पाइरल आर्टरी। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूट्राइन आर्टरी जो है, कौन सी आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी जो है ये क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है यूट्रस को। ये वाली जो लेयर है यहां तक, कहां तक, ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो ऊपर वाली लेयर होगी यहां से लेकर यहां तक इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है ये, एंडोमेट्रियम। देखो अब इससे समझने की कोशिश करना बिल्कुल इजी है, पता चल जाएगा कि प्री एक्लेम्सिया होता क्यों है। देखो ये जो यूट्राइन आर्टरी है इसकी ब्रांच होती है स्पाइरल आर्टरी, जो एंडोमेट्रियम को क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। अब यहां पे देखो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की ये जो है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, और ये है नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन है, याद रखना ये है नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, ये जो स्पाइरल आर्टरी आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो स्पाइरल आर्टरी आपको यहां पे देखने को मिल रही है ये तो यूट्राइन आर्टरी है, इससे ये ब्रांच निकल रही है जिसको बोला जाएगा स्पाइरल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरल आर्टरी। ये सप्लाई करती है एंडोमेट्रियम के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर किसकी सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। अब देखो यहां पे ये जो आपको आई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, कैसी, आई लाइक जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इनको बोला जाता है एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इनको, एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्ट होता है। ये क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ये एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, इन्वेड करने लग जाती है। ये जो स्पाइरल आर्टरी होगी यहां पे क्या करने लग जाएंगी, इन्वेड करने लग जाएंगी। क्या करने लग जाएंगी, इन्वेड करने लग जाती है। और जैसे ये अंदर इन्वेड करती हैं उसके बाद कुछ जो है एंजाइम रिलीज करेंगी, या जिनको बोल सकते हैं मीडिएटर्स रिलीज करती हैं। वो मीडिएटर्स क्या करते हैं, इस स्पाइरल आर्टरी को डायलेट कर देते हैं। इसकी जो मसल्स हैं अंदर, जो एंडोथेलियम लेयर होती है उसकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको क्या कर देती है, लूज कर देती है, जिससे ये क्या होता है, वैसो डायलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वैसो डायलेशन हो जाता है। तो प्रॉपरली जो है प्लेसेंटा को किसकी सप्लाई मिल जाती है, ब्लड की सप्लाई मिल जाती है। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी कंडीशन की बात है। अब प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होगा, ये स्पाइरल आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, ये पूरी स्पाइरल आर्टरी है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी क्या है, स्पाइरल आर्टरी है। स्पाइरल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी, एंडोमेट्रियम को, प्लेसेंटा को क्या करेगी, ब्लड की सप्लाई करेगी। अब यहां तो ट्रोफोब्लास्ट जो थी उसने इन्वेड किया, स्पाइरल आर्टरी को डायलेट करवाया, जिससे प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई हुई। कोई कंडीशन, कोई प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन, कोई भी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को नहीं मिली। लेकिन यहां पे देखो आप, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्ट है किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी कारण रहा हो, इसकी इटियोलॉजी अननोन है, क्या कारण है कोई नहीं पता, है ना। किसी भी कारण से ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल होती हैं
एक्स्ट्रा ब्लस्ट ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो होती हैं, जो आई लाइक यहां पे आपको देखने को मिल रही है, ये जो आपको देखने को मिल रही है आई लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा ब्लस्ट ट्रोफोब्लास्ट, है ना। इनको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ब्लस्ट ट्रोफोब्लास्ट। तो ये इन्वेड नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? इन्वेड नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वहां पे वेसोडाइलेशन नहीं होता है। ठीक है ना। यहां देखो आप, स्पाइरल आर्टरी कितनी डायलेट है, यहां पे कम डायलेट है। ठीक है ना, बहुत ही कम डायलेट है। तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटा को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, और उसकी वजह से क्या होता है? प्लेसेंटल हाइपोक्सिया या प्लेसेंटल इस्चीमिया होता है। उसकी वजह से प्लेसेंटा कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करती है। वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या कॉज करते हैं? एंडोथीलियल इंजरी कॉज करते हैं। क्या करते हैं? जो ब्लड वेसल्स है उनके एंडोथीलियम लेयर जो होती है उसको डैमेज करते हैं या उसको इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं? उसकी वजह से एंडोथीलियम जो लेयर होती है वो वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। जब बॉडी के अंदर बीपी बढ़ाना हो या घटाना हो तो एंडोमेट्रियम क्या करती है, सॉरी एंडोथीलियल जो लेयर होती है सेल्स के अंदर, वेसल्स के अंदर, वो क्या करेगी? उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगी और बीपी को बॉडी के अंदर मेंटेन करती है। लेकिन एंडोथेलियल इंजरी हो गई, एंडोथीलियम डैमेज हो गई ड्यू टू प्लेसेंटल हाइपोक्सिया, जो उसने इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज किए, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? उसकी वजह से आपको वहां पे इंजरी देखने को मिलेगी और ये हाइपरटेंशन कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ये जब एंडोथेलियल इंजरी होगी तो कैपिलर जो परमेबिलिटी होगी, कैपिलरी परमेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसकी वजह से एडिमा, और आपको क्या देखने को मिलेगा? एडिमा देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। दूसरी अगर हम बात करें, उसकी वजह से हीमो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ब्रेन को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी वजह से आपको सीजर्स देखने को मिलेंगे। किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, फीटस के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा किडनी के अंदर अगर इसकी ब्लड सप्लाई कम होगी, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन जो है कम होगा, उसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल, क्रिएटिनिन का लेवल भी क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? नॉर्मल सी इसकी जो है एटियोलॉजी हम बोल सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी बोल सकते हैं। मेन कॉज जो होता है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ब्लस्ट ट्रोफोब्लास्ट है ये मेन जो रोल है वो कॉज करती है किसका? प्री एक्लेम्सिया का। अगर ये इन्वेड कर जाएंगी तो वेसोडाइलेशन होगा, इजीली ब्लड की सप्लाई हो पाएगी और प्री एक्लेम्सिया कॉज नहीं होगा, प्रेगनेंसी स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन अगर ये इन्वेड नहीं करती हैं, स्पाइरल आर्टरी डायलेट नहीं होंगी, स्पाइरल आर्टरी अगर डायलेट नहीं होंगी तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटल हाइपोक्सिया होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करेगी, एंडोथीलियम इंजरी होगी और उसकी वजह से फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अगर किसी फीमेल को प्री एक्लेम्सिया है, क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, और उसके अंदर डायग्नोस है कि उसको प्री एक्लेम्सिया है, और अगर उसके अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्लड विजन, इसके साथ साथ एपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? एपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेट करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, याद रख लेना है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अगर किसी फीमेल के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लड विजन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियसली डायग्नोस है किसके लिए? प्री एक्लेम्सिया के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो ये इंडिकेट करता है कि फीमेल किसके अंदर जाने वाली है, फीमेल किसके अंदर प्रोग्रेस कर रही है, प्री एक्लेम्सिया जो है किसके अंदर प्रोग्रेस कर रहा है? एक्लेम्सिया के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है। किसके अंदर? एक्लेम्सिया के अंदर प्रोग्रेस करता है। एक्लेम्सिया मैंने आपको बताया था कि फीमेल को क्या आने वाले हैं? सीजर्स आने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या दोगे? पेशेंट को MgSO4 दोगे। क्या दोगे? MgSO4 दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, जिससे एक्लेम्सिया को क्या किया जा सके? प्रिवेंट किया जा सके। बिल्कुल याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी फीमेल के अंदर प्री एक्लेम्सिया से वो पहले से डायग्नोस है, अगर उसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लड विजन और एपीगैस्ट्रिक पेन, याद रख लेना एपीगैस्ट्रिक पेन, अगर ये देखने को मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्रेस कर रही है किसके लिए? एक्लेम्सिया के लिए। एक्लेम्सिया को रोकने के लिए अपने को देना है MgSO4। आई बात समझ में? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लाइन को याद रख लेना। अब हम बात करते हैं कि एक्लेम्सिया होता क्यों है। पहले तो ये देखो एक्लेम्सिया होता क्या है। एक्लेम्सिया की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज बीपी,
हमने बात करी थी बीपी कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 160/110। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, एंड ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमें सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर भी देखने को मिल रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ में जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी देखने को मिलेंगे। जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर्स भी अपने को क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, यानी प्री एक्लेम्सिया के साथ में अगर फीमेल को सीजर्स भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा एक्लेम्सिया। अगली बात समझ में, होता क्यों है इसकी, अगर हम कारण जाने की क्यों होता है, यह चीज पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई। एक्लेम्सिया क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया यानी बीपी अगर किसी फीमेल का बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ उसका प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, एंड ऑर्गन फेलियर देखने को मिल रहा है, साथ में उसके जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी आ रहे हैं, यानी कन्वल्सन आ रहे हैं, यानी उसको झटके आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कन्वल्सन आ रहे हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है मसल्स की, है ना। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सीजर्स या कन्वल्सन्स। ठीक है, अगर ये भी प्रेजेंट होंगे तो उसको बोला जाएगा एक्लेम्सिया की कंडीशन। आई बात समझ में। एक्लेम्सिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर जो थे हमने आपको अभी बताए थे, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, यानी वेसल्स है उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन के अंदर, ब्लड सप्लाई टू ब्रेन डिक्रीज होगी। आई बात समझ में, ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे किसके अंदर, इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, है ना। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से न्यूरोकेमिकल इनफ्लक्स होगा, रिपीटेड न्यूरोकेमिकल इनफ्लक्स होगा। क्या होगा, रिपीटेड न्यूरोकेमिकल इनफ्लक्स होगा, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको सीजर्स देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में कि प्री एक्लेम्सिया के अंदर आपको सीजर्स क्यों देखने को मिलते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ब्लड सप्लाई जो ब्लड को है और ब्रेन को है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से ब्रेन हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ब्रेन हाइपोक्सिया की वजह से जो ब्रेन के अंदर जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर चेंज होगा, जो न्यूरोकेमिकल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उसकी वजह से रिपीटेड न्यूरोकेमिकल इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा, और वो कॉज करेगा क्या, सीजर्स कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, सीजर्स कॉज करेगा। याद रख लेना, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है कि ऐसी कंडीशन के अंदर सीजर्स क्यों देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, एक्लेम्सिया क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया के साथ में अगर आपको सीजर्स भी देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एक्लेम्सिया बोला जाता है। क्यों होता है एक्लेम्सिया, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई, जिसकी वजह से न्यूरोकेमिकल चेंजेस होंगे, है ना, उसकी वजह से रिपीटेड रिफ्लक्स होगा न्यूरोकेमिकल्स का, और उसकी वजह से आपको सीजर्स देखने को मिलेंगे। अगली बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी कंडीशन में अपने को पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, मान लो एक्लेम्सिया हो गया, ठीक है, एक्लेम्सिया होगा तो ऐसी कंडीशन में अपने को ट्रीट क्यों क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्लेम्सिया, वो हम देते हैं MgSO4। क्या देते हैं, MgSO4 देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर इसके हम एंटीडोट की बात करें तो इसके अंदर क्या एंटीडोट दिया जाता है, MgSO4 का एंटीडोट, यानी अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या उसको एंटीडोट दोगे, तो वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या देते हैं हम, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। MgSO4 का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। अगर हम MgSO4 की बात करें थेरेप्यूटिक रेंज की, किसकी, थेरेप्यूटिक रेंज की अगर हम बात करें, MgSO4 की थेरेप्यूटिक जो रेंज होती है, थेरेप्यूटिक रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है, 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर ये बढ़ जाए कितने से, 10 से 12 हो जाए, टॉक्सिसिटी कब करेगी, अगर इसकी रेंज इंक्रीज हो जाए, कितनी,
10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक हो जाए तो ये कॉज करती है लिथियम टॉक्सिसिटी, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट की क्या करती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। आगे बात समझ में, एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट, थेराप्यूटिक रेंज जिसकी हमने बताई 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए इसकी, यानी अगर इसका थेराप्यूटिक जो लेवल है ब्लड के अंदर आपको कितना देखने को मिले, 10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक देखने को मिले, कितना देखने को मिले, 10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी। और ऐसी कंडीशन में आप क्या दोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है अपने को, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4, इसको हम और क्या बोलते हैं, ये काम करता है एंटी कन्वल्सेंट का, एंटी कन्वल्सेंट का काम करता है, न्यूरो प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। और क्या करता है, न्यूरो प्रोटेक्टर। किसका काम करेगा, एंटी कन्वल्सेंट का काम करता है, न्यूरो प्रोटेक्टर का काम करता है। आगे बात समझ में, ये जो MgSO4 होगा, इसके साइड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या टॉक्सिसिटी के अंदर हमें क्या साइन देखने को मिलेंगे। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसके अंदर हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट बात करें तो हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्या डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या देखने को मिलेंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अपने को क्या मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जो होगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूरिन आउटपुट जो है वो 30 ml पर आवर से कम देखने को मिलेगा। कितना, अगर 30 ml पर आवर से कम यूरिन देखने को मिल रहा है जब आप मैग्नीशियम सल्फेट किसी पेशेंट को दे रहे हो, तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या हो सकती है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तुरंत उसको क्या करना है, नोटिस करना है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, एक ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, न्यूरो प्रोटेक्टर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या करवाता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करवाता है। या फिर इसको बोल सकते हैं ये क्या होता है, एक CNS डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। यूरिन आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, 30 ml पर आवर से कम देखने को मिल रहा है। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 ब्रीथ पर मिनट से क्या देखने को मिल रही है, आपको कम देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन का लेवल SpO2 अगर लेस देन 90% देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट को तुरंत विद होल्ड कर देना है। क्या करना है, तुरंत बंद कर देना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के अंदर आपको ये साइन देखने को मिलेंगे, क्या, डीप टेंडन रिफ्लेक्स सबसे पहले कम होंगे। अर्लीस्ट साइन होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अर्लीस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी क्या होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होंगे, पटेलर रिफ्लेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा। जब आप पटेलर रिफ्लेक्स चेक करोगे तो पटेलर रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रही है, टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है मैग्नीशियम सल्फेट की, तुरंत अपने को एक्शन लेना है, ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट जो है 12 ब्रीथ पर मिनट से कम देखने को मिल रही है, SpO2 90% से कम देखने को मिल रहा है, तो ये समझ जाना है क्या कॉज कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रहा है ना। रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी कर सकता है अगर लिथियम टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि MgSO4 की डोज कैसे देनी है, डोज कैसे देनी है एक्लेम्सिया के अंदर, तो देखो अगर डोज की अगर हम बात करें तो लोडिंग डोज जो हम देंगे, लोडिंग डोज, और दूसरी हम देते हैं मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज की अगर हम बात करें तो ये देते हैं 14 ग्राम, कितनी देते हैं, 14 ग्राम देते हैं, जिसमें से 4 ग्राम, कितनी, 4 ग्राम आप IV दोगे, इंट्रावीनस दोगे 3 से 4 5 मिनट में, 3 से 5 मिनट्स के अंदर आप क्या दोगे, 4 ग्राम IV दोगे। उसके अलावा जो 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम जो बचा है उसमें से 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम दोनों बटक्स पे देना है, बटक्स पे देना है, ईच बटक्स, कहां पे देना है, ईच बटक्स देना है, ईच बटक्स देना है IM, कैसे देना है,
IM देना है। ये चीज आई कि नहीं समझ में? अगर एक्लेम्सिया किसी फीमेल को हो रहा है तो उसको लोडिंग डोज कितनी देंगे? 14 ग्राम देंगे MgSO4 की, जिसमें से 4 ग्राम IV देंगे। कैसे देंगे? 4 ग्राम हम IV देंगे कितने मिनट में? 3 से 5 मिनट में। जबकि 10 ग्राम जो होगा उसमें से 5-5 ग्राम डिवाइड करेंगे, 5 ग्राम एक बटक पे देंगे, 5 ग्राम एक बटक पे देंगे, ईच IM देंगे। कैसे देंगे? IM देंगे। उसके बाद में मेंटेनेंस डोज की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस डोज जब देते हैं, मेंटेनेंस डोज जब देते हैं तो ये कितनी दी जाती है? 5 ग्राम दी जाती है। और कैसे देंगे इसको? IM ही दिया जाता है। कैसे देंगे? IM देंगे 5 ग्राम। कितनी देंगे? 5 ग्राम देंगे, IM देंगे। और इसके अंदर आपको याद रखना है, एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब भी हम किसी पेशेंट को मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मेंटेनेंस डोज तब भी दे रहे हैं। कौन सी डोज? मेंटेनेंस डोज। जब भी आप मेंटेनेंस डोज दोगे किसकी? ऑफ MgSO4, जब भी आप MgSO4 की मेंटेनेंस डोज पेशेंट को देने वाले हो तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि पेशेंट की जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं, वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर किसी पेशेंट का डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज हो रखा है, यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 30 ml पर आवर है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है? रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करें वो लेस देन देखने को मिल रही है 12 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें SpO2 की तो वो देखने को मिल रहा है 90% से कम। तो ऐसी कंडीशन में आपको मेंटेनेंस डोज नहीं देनी है। याद रखना है, मेंटेनेंस डोज नहीं देनी है, याद रख लेना। अगर आपने किसी पेशेंट को लोडिंग डोज दे दी है 14 ग्राम, फिर आप उसको क्या देने वाले हो? मेंटेनेंस डोज देने वाले हो, तो ऐसी कंडीशन में पहले आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है, SpO2 चेक करना है। अगर ये ऐसी कंडीशन में है, अगर घटे हुए देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ऐसी कंडीशन में मेंटेनेंस डोज को होल्ड कर देना है, नहीं देनी है। क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट के अंदर क्या हो रही है? लिथियम की टॉक्सिसिटी हो रही है। अगली बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? आयोग कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम ऐसे पेशेंट के अंदर क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, अगर किसी पर्सन को एक्लेम्पसिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसके अंदर क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो इजीली याद रखना है। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने को क्या प्रोटेक्ट करना है? अगर एग्जाम में दिया हुआ है एयरवे को मेंटेन करेंगे, किसको? एयरवे को मेंटेन करेंगे, तो सबसे पहला आंसर जाएगा एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, पेशेंट को प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाना है। सीजर्स अगर किसी पेशेंट को आ रहे हैं या फिर कन्वल्सन्स आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना है? सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना है। उसकी प्रायोरिटी रहेगी कि एयरवे को मेंटेन करेंगे, उसके बाद उसको इंजरी से बचाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि थर्ड क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑन प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर एडवाइज करता है तो उसको क्या देंगे? MgSO4 देंगे। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में? बिल्कुल आ जानी चाहिए। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पूछे तो हमें क्या करना है? एयरवे को मेंटेन करना है। दूसरा हमें क्या करना है? इंजरी से बचाना है। ये चीज हमेशा याद रख लेना। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्लेम्सिया की कंडीशन है, उसके अंदर पेशेंट को क्या आ रहे हैं? सीजर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी अपनी एयरवे को मेंटेन करना, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी उसको जो है इंजरी से बचाना। ठीक है? अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो कि एयरवे को मेंटेन करना है और इंजरी से बचाना है तो आपको आंसर करना है कि एयरवे को मेंटेन करेंगे। अगर एयरवे को मेंटेन करना नहीं दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, अगर प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी दिया हुआ है तो प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी करेंगे आंसर। पर प्रायोरिटी किसको देंगे? एयरवे मेंटेन करने को। अगली बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो ये अपना एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन था जो हमने आज की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि प्री एक्लेम्सिया जो है अगर उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो क्या कॉज करता है? हेल्प सिंड्रोम कॉज करता है। अगर प्री एक्लेम्सिया का अर्लीस्ट साइन जो हमने देखा था, वो हमने देखा था कि प्री एक्लेम्सिया का अर्लीस्ट साइन जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? वेट गेन देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? प्रोटीन यूरिया अगर प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी के अंदर प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। क्या हो सकता है? प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। उसके अलावा सीरम यूरिक एसिड का लेवल चेक करते हैं। अगर 5 से 6 ग्राम mg/dl से ज्यादा देखने को मिल रहा है
है तो वो प्री एक्लेम्सिया को डिनोट करता है। अगर यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करके देखते हैं, अगर 2 से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? प्री एक्लेम्सिया को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, उसको बोला जाता है मिथाइल डोपा। सेफेस्ट ड्रग होती है प्रेगनेंसी के अंदर, सबसे सेफ ड्रग होती है कौन सी? मिथाइल डोपा। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जब किसी फीमेल को क्या हो रखा है, प्री एक्लेम्सिया हो रखा है, तो उसके अंदर विटामिन सी रिच डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, यानी 100 ग्राम पर डे तक उसको क्या देना है? प्रोटीन देना है, क्योंकि वो क्या कर रही है? बॉडी से प्रोटीन लॉस कर रही है, प्रोटीन उसकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए हम बाहर से क्या देंगे? उसको न्यूट्रिशन देंगे, यानी 100 ग्राम पर डे के अराउंड में क्या देंगे? उसको प्रोटीन देंगे। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि उसको क्या देंगे? कैल्शियम रिच डाइट भी देंगे। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी कि ये होता क्यों है। यूट्राइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है एंडोमेट्रियम को, प्लेसेंटा को। अब ये जो यूट्राइन आर्टरी होती है, इसके अंदर से एक ब्रांच निकलती है स्पाइरल आर्टरी, जो प्लेसेंटा को क्या करेंगे? ब्लड की सप्लाई करेंगी। अब इसके पास में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्राब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट, जो क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं स्पाइरल आर्टरी के अंदर, उसको डायलेट करवाते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे प्लेसेंटा को, एंडोमेट्रियम को प्रॉपरली क्या मिलती रहती है? ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्राब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट अच्छे से काम नहीं करेंगी, इन्वेड नहीं करेंगी स्पाइरल आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से स्पाइरल आर्टरी क्या नहीं होंगी? डायलेट नहीं होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट रह जाएंगे, जिसकी वजह से प्लेसेंटा को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से प्लेसेंटल हाइपोक्सिया होगा। फिर वो क्या करेगी? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करेगी। वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या करेंगे? एंडोथीलियम वेसल्स के अंदर जो एंडोथीलियम होती है उसको इंजर्ड करेंगे, और उसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया, सीजर्स जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्लेम्सिया के बारे में कि एक्लेम्सिया क्या होता है। अगर प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया जाए तो वो फर्दर कॉज करता है एक्लेम्सिया के अंदर। एक्लेम्सिया के अंदर वो क्या कर सकता है? बढ़ सकता है या प्रोग्रेस कर सकता है। पता कैसे करेंगे कि प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के अंदर बढ़ रहा है? तो आपको साइन देखते हैं, अगर किसी फीमेल को नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक और एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत ये एक डेंजर साइन है। समझ सकते हो कैसा साइन है? डेंजर साइन है कि फीमेल किस में जा रही है? एक्लेम्सिया के अंदर जा रही है। तो उसको तुरंत क्या देना है? जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट देना है। फिर हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, जिसकी थेरेप्यूटिक रेंज 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी टॉक्सिसिटी लेवल कब चेक करेंगे? तो वो होता है 10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। अगर इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या कॉज कर सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्लेम्सिया, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि एक्लेम्सिया क्या होता है। अगर प्री एक्लेम्सिया के साथ में सीजर्स देखने को मिल रहे हैं, इंक्रीज बीपी, प्रोटीन यूरिया, एंड ऑर्गन फेलियर, और जो जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन को बोला जाएगा एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया की पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी थी कि अगर ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन के अंदर वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया होगा, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस होगा, और उसकी वजह से जो है रिपीटेड इन्फ्लक्स होगा न्यूरोकेमिकल्स का, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? सीजर्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि एक्लेम्सिया हो गया तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट। थेरेप्यूटिक रेंज कितनी होती है? 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे? अगर मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल 10 mg पर डीएल, सॉरी 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है तो उसको बोला जाता है लिथियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी लिथियम टॉक्सिसिटी नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी। ठीक है, बार बार लिथियम जबान पे आ रहा है क्योंकि हमने पहले थोड़े दिन पहले क्या पढ़ा था? लिथियम पढ़ा था, तो बार बार वही दिमाग के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? अगर 10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी जो है सीरम ब्लड लेवल देखने को मिल रहा है तो उसको बोला जाएगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी। इसका एंटीडोट क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। जब मैग्नीशियम की सल्फेट की टॉक्सिसिटी होगी तो हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? तो उनको हमने बोला था कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे, वो कम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाएगी? कम देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 12 ब्रीथ पर मिनट से कम देखने को मिलेगी। उसके अलावा SpO2 का जो लेवल है वो भी कितना देखने को मिलेगा? 90% से कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज करता है? CNS डिप्रेसेंट होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। इसके अलावा न्यूरोप्रोटेक्टर भी होती है। इसको न्यूरोप्रोटेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे प्रॉपर्ली ब्रेन के अंदर क्या हो जाती है? ब्लड सप्लाई हो जाती है, और उसकी वजह से एक्लेम्सिया की कंडीशन को क्या किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये सीजर्स को क्या करती है? ट्रीट करती है। आगे बात समझ में।
नेक्स्ट हमने बात करी थी इसकी डोज की, क्या डोज दीजिए, लोडिंग डोज जो देते हैं उसकी देते हैं 14 ग्राम, जिसमें से 4 ग्राम जो होती है वो हम देते हैं आईवी 3 से 5 मिनट के अंदर, और 10 ग्राम जो हम देते हैं वो कैसे देते हैं, आईएम देते हैं 5-5 ग्राम हर बटक्स पे देंगे, 5 ग्राम लेफ्ट बटक पे देंगे, 5 ग्राम राइट बटक पे देंगे, कैसे देंगे, आईएम देंगे। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस डोज देते हैं, मेंटेनेंस डोज कितनी दी जाती है, 5 ग्राम दी जाती है, कितनी दी जाती है, 5 ग्राम देते हैं, कैसे देते हैं, आईएम देते हैं। आगे बात समझ में। अब हमने देखा था कि मेंटेनेंस डोज देने से पहले अपने को लिथियम टॉक्सिसिटी के जो साइन होते हैं वो चेक करने होते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर कम है, रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से कम है, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम है, और एसपीओ2 का लेवल 90% से कम है, तो ऐसी कंडीशन में मेंटेनेंस डोज नहीं देनी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, हर 4 घंटे के अंदर वाइटल साइन इसके अंदर क्या करने होते हैं, चेक करने होते हैं। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है, इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग इंटरवेंशन, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रख लेना, प्रियोरिटी वाला क्वेश्चन आएगा। किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेन करते हैं, फिर उसको इंजरी से बचाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाएगा। आगे बात समझ में, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सबसे एक्लेम्सिया के अंदर, एक्लेम्सिया के अंदर सबसे ज्यादा चांस सीजर्स के कब होते हैं, कब होते हैं, एंटीपार्टम, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम या पोस्टपार्टम। देखो सबसे जो ज्यादा चांस होंगे सीजर्स आने के, है ना, वो एंटीपार्टम देखने को मिलते हैं, और प्रोग्नोसिस जो होती है वो सबसे वर्स्ट कौन सी होती है, एंटीपार्टम वाली होती है, ठीक है ना। 50% जो चांस होंगे एंटीपार्टम होंगे सीजर्स आने के एक्लेम्सिया की कंडीशन में, इंट्रापार्टम 30% चांस होते हैं, और 20% चांस होते हैं पोस्टपार्टम, ठीक है ना। इसकी सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। याद रखना, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्लेम्सिया की कंडीशन में सबसे ज्यादा चांस कब होते हैं कि पेशेंट को क्या है, सीजर्स आए, तो वो कौन से होते हैं, एंटीपार्टम होते हैं, और जहां पे इसकी क्या होती है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। कैसी प्रोग्नोसिस होती है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। अगर किसी फीमेल को एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, उसके अंदर जो मेन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो ये देखने को मिल सकता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है, यानी प्लेसेंटा जो है वो टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाएगा, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, प्री टर्म डिलीवरी देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिल सकती है, प्री टर्म डिलीवरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है। ये कुछ मेन कॉम्प्लिकेशन जो है फीमेल के अंदर, जो प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की फीमेल होती है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पूरा जो है अपना प्री एक्लेम्सिया वाला पार्ट था, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंसिव वाला पार्ट था, वो क्लियर कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जाके बता सकते हो, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली हमसे अप्रोच कर सकते हो। हम आपको जो सारी चीज़ें हैं वो आपका कन्फ्यूज़न वगैरह सारा कुछ दूर करेंगे। बाकी आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नर्सिंग पीठ को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बाकी जो भी क्लासेज हैं उसके लिए आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।